आज की क्लास में हम बात करेंगे एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है ना, आपस में इन दोनों का कंपैरिजन भी देखते चलेंगे हम। ठीक है, तो इन प्रीवियस सेक्शन यू हैव already learned that there are two broad subdivision of यूकैरियोट्स। हमने देखा ब्रॉडली हमने प्लांट और एनिमल्स में डिवाइड किया था किसको, यूकैरियोट्स को, और उनके रोल्स देखे थे थोड़े बहुत। Figure 1.12 is a detailed diagram of a plant and animal cell. फिगर 1.12 कहाँ दे रखा है, देख लो। बेसिकली ये आप क्लास 9 से डायग्राम पढ़ते आ रहे हो एनिमल सेल का और प्लांट सेल का, तो ज़्यादा कुछ फर्क आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो एनिमल सेल माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं, तो प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया। चलो ठीक है, आ गया। अब देखो इसमें न्यूक्लियस, यहाँ आपको न्यूक्लियस देखने मिल रहा है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर, इसमें भी न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इधर भी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख सकते हो। गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी बॉडी। राइबोसोम कहाँ चला गया इसका राइबोसोम, चलो मान लेते हैं इसके अंदर भी राइबोसोम होता है, मानते क्या होता ही है, इसमें दिखा नहीं रखा है। ठीक है, राइबोसोम और RER और SER ये भी। पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, आप एक बात बताओ पेरोक्सिसोम का काम क्या होता है? ठीक है ना, अगर अभी आपको याद आ रहा है पेरोक्सिसोम क्या काम करता है तो इसका रोल आप कमेंट सेक्शन में लिखो। अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, इसका स्पेशल, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें नहीं होता। ठीक है, साइटोस्केलेटन दोनों ही में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वैक्यूल, यहाँ एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल देखने मिलता है, बेसिकली इसको सेंट्रल वैक्यूल बोल रहे हैं, बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल देखने मिलता है। बट यहाँ पे भी आपको वैक्यूल देखने मिलेगा। ठीक है, एनिमल सेल में भी आपको वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, याद रखना। एनिमल सेल्स में भी हमें वैक्यूल देखने को मिलते हैं, बट जो ये सेंट्रल वैक्यूल, इतना बड़ा सा जो वैक्यूल होता है वो बड़े वैक्यूल नहीं देखने मिलते, छोटे छोटे वैक्यूल देखने मिलते हैं एनिमल सेल में भी। चलो अभी इसमें नहीं लिस्ट किया हुआ है, कोई बात नहीं, हम जो लिस्ट किए हुए हैं उसको देख लेते हैं। तो एनिमल सेल में आपको दिख रहा होगा सेंट्रियोल होता है, बट प्लांट सेल में ये नहीं होता। ठीक है ना, प्लांट सेल में आपको सेंट्रियोल देखने नहीं मिलेगा। प्लांट सेल में आपको सेल वॉल देखने मिलेगा, बट एनिमल सेल में सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको लाइसोसोम देखने मिल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली बातें हैं जो हमने लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। when you will carefully examine these two cells, you will realize that most of the subcellular structure are common। हमने देखा। ठीक है, both such as endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi body, lysosome and peroxisome, ये सारे क्या है, कॉमन है। क्या ये कॉमन है? अगर बात करें कि यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे इस केस में लाइसोसोम लिस्ट नहीं करेगा, बट लाइसोसोम होता है इधर भी लाइसोसोम होता है। ठीक है ना, तो आपको इन सब पे ध्यान नहीं देना, आप ध्यान दो कि क्या इसमें खास है। इसमें एक सेकंड, ये क्या कर दिया था मैंने, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, खास है कि यहाँ आपको क्लोरोप्लास्ट देखने मिलेगा, इधर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आपको सेल वॉल देखने मिलेगा, बट एनिमल में सेल वॉल देखने नहीं मिलेगा। एनिमल में सेंट्रियोल होता है, प्लांट में आपको सेंट्रियोल कभी देखने को नहीं मिल सकता। प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता है, और सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है ना, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वहाँ पे आपने सेंट्रियोल को अच्छे से देखा होगा कि सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर रहे हैं, वो कैसे सेल को डिवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, और वैक्यूल आपको यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल देखने मिलेगा, बट यहाँ पे आपको सेंट्रल वैक्यूल देखने को नहीं मिलेगा। प्लांट में भी वैक्यूल होते हैं, बट सेंट्रल वैक्यूल, एक जो बड़ा सा वैक्यूल है, वो नहीं देखने को मिलेगा। बाकी मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनल क्या है, कॉमन है। बोथ हैव ए यूनिक डिफाइंड न्यूक्लियस, दोनों के पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा,
यस। नाउ the division of eukaryotes into plant and animal is based on certain differences between them। कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में, प्लांट और एनिमल के कुछ बीच में कुछ डिफरेंस है, जिसकी वजह से इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। These differences can be seen in figure 1.12। हमने देखा क्या डिफरेंस है, किसी में सेल वॉल है, किसी में नहीं है, किसी में सेंट्रियोल है, किसी में सेंट्रियोल नहीं है, किसी में सेंट्रल वैक्यूल है, किसी में नहीं है, किसी में प्लास्टिड है, दूसरे में प्लास्टिड नहीं है। ठीक है, देखो दीज स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सच एज सेल वॉल, आपको ओनली प्लांट में देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ आपको प्लांट में देखने मिलेगा, बट वैक्यूल ये प्लांट में एनिमल में भी देखने को मिलता है। बट हाँ चलो मान के चलते हैं कि ये सेंट्रल वैक्यूल की बात कर रहे हैं, सेंट्रल वैक्यूल की बात कर रहे हैं, जो सेंटर में प्रेजेंट एक बड़ा सा वैक्यूल है, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट एक बड़ा सा वैक्यूल है, उसकी बात कर रहे हैं। तो हाँ चलो वो नहीं मिलता है प्लांट में सेंट्रल सॉरी एनिमल में सेंट्रल वैक्यूल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, जहाँ आप एनिमल सेल देखोगे तो वहाँ पे सेंटर में आपको न्यूक्लियस देखने मिलेगा, बट प्लांट सेल में आपको न्यूक्लियस साइड में देखने को मिलेगा। क्यों, बीच में ये बड़ा सा हिस्सा कौन ऑक्यूपाई किया हुआ है, सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, नाउ comparison of the three major domains या तो groups of organism। now we have come to the end of our description, ठीक है, of the three domain of the living system। all three domains, all three groups have many shared characteristics that points to their common ancestry। they have a plasma membrane, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स, तीनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, सराउंडिंग दिस सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, सेल को सराउंड करते हैं, साइटोप्लाज्म को, बेसिकली साइटोप्लाज्म को सराउंड करके रखते हैं, चारों तरफ से साइटोप्लाज्म को डिलिमिट करते हैं। दैट प्रोवाइड एन इंटरनल इन्वायरमेंट फॉर द लाइफ प्रोसेस, और एक अंदर के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करते हैं। ठीक है, टू अकर, लाइफ प्रोसेस को होने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर के इन्वायरमेंट को अलग करते हैं। जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ ए बाइलेयर स्ट्रक्चर, हमें पता है लिपिड बाइलेयर, पूरा बोल देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है, मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, कोई भी मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। तो अगर मैं पूछूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने बाइलेयर, माइटोकॉन्ड्रिया में लिपिड की कितनी लेयर होती है, जो मेरा क्वेश्चन समझो, माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान से सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना, लिपिड की कितनी लेयर होती है, मोनोलेयर, बाइलेयर, ट्राइलेयर या टेट्रा लेयर, बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी लेयर होती है। तो हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में डबल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, और एक मेम्ब्रेन में डबल लेयर स्ट्रक्चर, डबल लेयर ऑफ लिपिड होता है। एक मेम्ब्रेन में लिपिड की दो लेयर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल कितनी लेयर ऑफ लिपिड होगी, 4, टेट्रा लेयर ऑफ लिपिड। क्योंकि ध्यान से सुनना, एक मेम्ब्रेन होती है, जो एक मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन और लिपिड देखो सुनो, मेम्ब्रेन और लिपिड लेयर वो दोनों अलग अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है क्या एक लिपिड लेयर है, लिपिड की एक लेयर है तो आप इसको मेम्ब्रेन बोलने लग जाओगे। इसको मेम्ब्रेन नहीं कहते, इस पूरे को मेम्ब्रेन कहते हैं। लिपिड की बाइलेयर को एक मेम्ब्रेन कहा जाता है, तो एक मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन कैसे बनेगा, तो ऐसी और एक लगाओ, तो ये बनी आपकी दो मेम्ब्रेन। अभी आपकी क्या बन गई, दो मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन ये रहा, दूसरा मेम्ब्रेन ये रहा। ठीक है ना, तो ये बनी आपकी दो मेम्ब्रेन, पहला मेम्ब्रेन ये है, दूसरा मेम्ब्रेन ये है, तो ये दो मेम्ब्रेन बना आपका। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होता है, दो लिपिड लेयर नहीं होता, दो मेम्ब्रेन होता है। लिपिड की लेयर टोटल कितनी होगी, 4। ठीक है,
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज ए लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, हमें पता है। समटाइम्स मोनोलेयर इन आर्की बैक्टीरिया, हमने देखा था आर्की बैक्टीरिया में। ऐसा नहीं है कि सारे ही आर्की बैक्टीरिया मोनोलेयर होते हैं ना, कुछ आर्की बैक्टीरिया आपको ऐसे देखने में मिलते हैं जो लिपिड मोनोलेयर होते हैं, लिपिड मोनोलेयर होते हैं। हमने देखा था क्यों, कैसे, सब बात की थी हमने। मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड लेयर, लिपिड की बनी होती है और बीच बीच में आपके क्या धसे होते हैं, प्रोटीन धसे होते हैं, ठीक है ना। दी जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, एंड दे यूटिलाइज सिमिलर मैकेनिज्म फॉर इंफॉर्मेशन फ्लो। देखो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, तीनों में जो जेनेटिक मटेरियल है क्या है, डीएनए, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन फ्लो करने का तरीका है तीनों में जो इन्फॉर्मेशन फ्लो करने का तरीका है सेम है। डीएनए से इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तीनों में ये सिस्टमेटिक मैकेनिज्म सेम है, तीनों ऐसे ही फॉलो करते हैं, तीनों में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। तो तीनों में इन्फॉर्मेशन फ्लो करने का तरीका एक जैसा है, चाहे आप आर्की बैक्टीरिया की बात करो, चाहे आप यू बैक्टीरिया की बात करो, चाहे आप बात करो यूकैरियोट्स की। तो इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। सेंट्रल डोग्मा करके चीज़ होगा, सेंट्रल डोग्मा आपने पढ़ा होगा, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सेंट्रल डोग्मा आपने पढ़ा होगा। यस, वी नो दैट। मैनी कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक पाथवेज आर एसेंशियली द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, बेसिकली हम बात कर सकते हैं मेटाबॉलिक। बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे जो होते हैं, बहुत सारे जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं जो एसेंशियल है वो सेम है ऑल ऑर्गेनिज्म में। चाहे आप बात करो यू बैक्टीरिया की, चाहे आप बात करो आर्की बैक्टीरिया की, चाहे आप बात करो किस चीज़ की, यूकैरियोट्स की, तीनों में बहुत सारे मेटाबॉलिक मैकेनिज्म क्या रहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे क्या रहते हैं, एक समान चलते हैं। जैसे कि एटीपी के सिंथेसिस, एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी बनना जिस तरह से एटीपी बनता है, एटीपी बनने का जो मैकेनिज्म है तीनों में एक बराबर है। यूकैरियोट्स में जिस तरह एटीपी फॉर्म होता है उसी तरह प्रोकैरियोट्स में होता है, मीन्स आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। बट डिफरेंस क्या आ जाता है, द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जनरेशन का जो मैकेनिज्म है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के दौरान जो एटीपी फॉर्मेशन होती है, एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का भी जो प्रक्रिया है, मान लो फोटोसिंथेसिस किसमें, बैक्टीरिया में, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, और प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। तो ये जो हैं आर वेल ऑल्सो वेल कंजर्व्ड, मीन्स जिस तरह से फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में होता है उसी तरह से प्लांट में भी होता है, ठीक है ना। ऑल्दो देयर आर डिफरेंसेस इन द लोकलाइजेशन, हो डिफरेंस की चीज़ में ये समझो, लोकलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, लोकलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसको मैं अच्छे से मार्क करता हूँ। डिफरेंस की चीज़ में डिफरेंस है लोकलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, मीन्स बैक्टीरिया में बात करते हैं, अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, हम प्लांट्स की, मान लो फोटोसिंथेसिस की बात करें तो दोनों ही फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया जिस मैकेनिज्म को फॉलो करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट भी वही मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो दोनों में अंतर क्या है, मैकेनिज्म तो सेम है, अंतर क्या है, अंतर है जो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भाग लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस रोल प्ले करते हैं, उनके लोकलाइजेशन कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट में बेसिकली ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्लांट में बेसिकली होंगे उसके मेम्ब्रेन पे और सॉरी उल्टा बोल गया, बैक्टीरिया में ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मेम्ब्रेन में। और प्लांट में ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेकोइड होता है, थैलेकोइड पे वो प्रेजेंट होते हैं ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसका लोकलाइजेशन, उसका पोजीशन डिफरेंट है, उसका लोकेशन अलग अलग है दोनों केस में। बैक्टीरिया के केस में वो मेम्ब्रेन में है और प्लांट के केस में वो
जो आपके पास है, क्या नाम है, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में है, ठीक है। प्लास्टिड के अंदर जो थैलेकोइड है, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पे। अब ऐसा मत बोलना प्लास्टिड क्या होता है, थैलेकोइड क्या होता है, तो लोअर क्लासेस में ये सब बातें चलती है, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक सेकंड रुक जाऊँ, मैं कुछ एक इमेज ऐड किया था बैक्टीरिया के लिए। बेसिकली मेम्ब्रेन तो नहीं बोलना चाहेंगे उसको, एक सेकंड रुक जाओ, कहाँ गया, देख नहीं था, ये रहा, देखो। जो रैस जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस के लिए बैक्टीरिया में, ठीक है ना। बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कैसे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हैं, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो इनवर्ड फोल्ड है, जिसको हम बोलते थे मीजोजोम, बोलते थे ना मीजोजोम, क्या बोलते थे हम इसको, मीजोजोम। तो इनवेजिनेशन जो सेल मेम्ब्रेन का जो इनवेजिनेशन है, उस पे प्रेजेंट उस पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन पे प्रेजेंट है। और इस इनवेजिनेशन को हम बोलेंगे क्रोमेटोफोर। क्यों बोल रहे हैं इसको क्रोमेटोफोर, क्यों बोल रहे हैं, इसको मीजोजोम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसको क्रोमेटोफोर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके मेम्ब्रेन पे इस इन्वेजिनेशन के मेम्ब्रेन पे, ये जो इन्वेजिनेशन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है, इसके मेम्ब्रेन पे, इस इन्वेजिनेशन पे हमें क्या प्रेजेंट देखने मिल रहा है, इसमें हमें प्रेजेंट देखने मिल रहा है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। कौन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रहे हैं, जो किस चीज में रोल प्ले कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटोफोर। तो the protein complex which are required in the photosynthesis which are required in the process of photosynthesis are present in the chromatophore on the क्रोमेटोफोर। किस में प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटोफोर में, ठीक है। तो आपको लोकेशन पता चल गया कहाँ पे, क्रोमेटोफोर में। अगर बात करें हम प्लांट सेल में, तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेकोइड होता है, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड एक ही चीज़ है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड दोनों एक ही चीज़ है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेकोइड होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पे। क्या बोल सकते हैं हम, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पे। The protein complexes which are responsible for the photosynthesis in case of plant are present in the membrane of thylakoid, which is present in plastid। ओके, तो इतना हम समझ गए। तो प्रोसेस दोनों में, तरीका दोनों में एक ही है, दोनों में फोटोसिंथेसिस करने का तरीका एक ही है, एक जैसा ही है, ठीक है ना। बस डिफरेंस की चीज़ क्या आ जाती है, बस डिफरेंस आ जाता है भाई, लोकेशन क्या है उस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का। अगर हम बात करते हैं इन कंटेंट ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम जरूरी है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए जो हमारा बताओ, यूकैरियोट्स में आप जानते हो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे हमें पता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। आपने क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एटीएस पढ़ा होगा आपने लोअर क्लासेस में, आपने क्लास 12th, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये क्लास 11th में है, ये क्लास 11th की बात है। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा होगा। चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ऐसा कुछ नाम है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा होगा आपने। तो वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है ना। 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं 4, ठीक है, पढ़ा था आपने, तो याद है। तो फोटोसिंथेसिस में जो रेस्पिरेशन के लिए जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो यूकैरियोट्स में बात करें तो उसका लोकेशन क्या है, हाँ जी, वो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। बट इन केस ऑफ क्या बात करते हैं रेस्पिरेशन, इन केस ऑफ आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, तो वो कहाँ पे है, वो है मेम्ब्रेन में। किस चीज़ की मेम्ब्रेन में,
वो है आपकी सेल की मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में होती है वो चीज़, क्योंकि एक्स्ट्रा तो कुछ आपको दिख नहीं रहा। देखो बैक्टीरिया में आपको क्या देखने मिलता है, आपको देखने मिलता है इंक्लूजन बॉडीज, आपको देखने को मिलता है राइबोसोम, आपको देखने को मिलता है मीजोसोम, आपको देखने को मिलता है फ्लैजिला, आपको देखने को मिलता है फिम्ब्रिए, पिलाए, प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड, आपको देखने को मिलता है क्रोमेटोफोर, आपको देखने को मिलता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अलावा तो और कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं अब अपने टॉपिक पे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत फोकस कराया इस चीज़ पे कि हाँ, कि जो मैकेनिज्म है वो सेम है, मैकेनिज्म सेम रह रही है, एक समान रह रही है, मैकेनिज्म में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, मैकेनिज्म में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है ना, मैकेनिज्म में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, मैकेनिज्म कंजर्व्ड है, मैकेनिज्म क्या है, कंजर्व्ड। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, यू कैरियोट्स, मैकेनिज्म कंजर्व रहा, मैकेनिज्म क्या रहा, कंजर्व रहा। बट डिफरेंस किस चीज में आ गई, लोकलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, नाउ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी। ये बच्चे वाली बात है, इस पे हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। द थ्री ग्रुप्स में हैव मैनी डिसिमिलरिटीज, हाँ बहुत डिसिमिलरिटी देखने को मिलती है, and their organization has become more complex since the time they diverse। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे इवॉल्व हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए तीनों, दोनों वैसे तो इवॉल्व तो वैसे तो आर्की बैक्टीरिया से ही सब आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होते गई। यूकैरियोट्स आर मच मोर हायर, मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दी आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है ना, यूकैरियोट्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स। अब आपको दिखाया जा रहा है कि टेबल 1.4 डिफरेंस दिखाया जा रहा है इसमें, तो देख लेते हैं, तो इसी बातें कर लेते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा किसमें, आपके पास आर्किया में, आर्किया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स। तो आर्किया में एब्सेंट होगा, जी हाँ। इसमें भी एब्सेंट होगा, जी हाँ। इसमें प्रेजेंट होगा क्या, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होगा, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होगा, इधर भी एब्सेंट होगा, इधर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन लिपिड, ये किसी से बनी होती है, लॉन्ग चेन, लॉन्ग ब्रांच चेन। जो मेम्ब्रेन लिपिड होती है, जो लिपिड की मेम्ब्रेन है, सॉरी, जो मेम्ब्रेन की लिपिड है, लिपिड किस चीज़ की बनी होती है, लॉन्ग ब्रांच चेन। ये जो चेन होती है लॉन्ग होती है, ब्रांच होती है, ब्रांचेस ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ठीक है ना, अटैच टू ग्लिसरॉल, किसी से अटैच होती है लॉन्ग ब्रांच चेन, ग्लिसरॉल से। वाई, ईथर लिंकेज, ईथर लिंकेज। देखा, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, आर्की बैक्टीरिया में ईथर लिंकेज। इसमें भी लॉन्ग लेकिन ब्रांच नहीं है, लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच दोनों हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, इसमें ब्रांच भी हो सकते हैं। लॉन्ग, स्ट्रेट और ब्रांच देख लो, बना के थोड़ा दिखा देते हैं। ब्रांचिंग दिखाई जा रही है, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। चेन, फैटी एसिड, अब ये क्या चीज़ है, फैटी एसिड का चेन है, इस चीज़ की चेन है फैटी। अब मैंने याद हो तो आपको बताया था कि आर्किया में आप इसको फैटी एसिड मत बोल देना, ये हाइड्रोकार्बन बोलना। इसके लिए आप हमेशा क्या वर्ड यूज़ करोगे, लॉन्ग ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन यूज़ करना इस चेन को बोलने के लिए। और अब यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, फैटी एसिड। हाँ, ये फैटी एसिड। और सारी बातें मैंने बताई थी क्यों ऐसा बोल रहे हैं। लिंक्ड टू ग्लिसरॉल, ठीक है ना, ये चीज़ तो सेम ही है, ग्लिसरॉल से जुड़ा हुआ है। वाई, एस्टर लिंकेज, वाई एस्टर लिंकेज, यहाँ पे भी आपको एस्टर देखने को मिला। बस यही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको ईथर देखने को मिला था, और इस चीज़ पे हमने अच्छे से बात किया था। ठीक है ना, अच्छे से आपको मेम्ब्रेन दिखाई थी मैंने। लॉन्ग स्ट्रेट चेन अनसैचुरेटेड एंड सॉरी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों हो सकती है, सैचुरेट भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेशन एंड सैचुरेशन आप जानते हो, प्रेजेंस ऑफ डबल बोन एंड एब्सेंट ऑफ डबल बोन, समझ गए। तो एब्सेंस ऑफ डबल बोन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड, और प्रेजेंस ऑफ डबल बोन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड। जो फैटी एसिड की जो चेन है, तो ये डबल बोन कंटेनिंग भी हो सकती है और
विदाउट डबल बॉन्ड मीन्स सैचुरेटेड भी हो सकता है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिंक टू ग्लिसरॉल सेम चीज़ है, इसमें भी ग्लिसरॉल से जुड़ेगा, इसमें भी ग्लिसरॉल से जुड़ेगा। बस डिफरेंस क्या आ रही है, इसमें ईथर है, ईथर लिंकेज बना रहा है, इसमें इसमें एस्टर लिंकेज, इसमें एस्टर लिंकेज। ठीक है, इसमें लॉन्ग ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का है, और यहाँ पे क्या है, इधर इन दोनों में फैटी एसिड आएगा, इन दोनों में क्या आएगा, फैटी एसिड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। तो एब्सेंट रहेगा, एब्सेंट रहेगा, इधर प्रेजेंट रहेगा। राइबोसोम 70S देखने को मिलेगा, 70S देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको 80S देखने मिलेगा। 80S को अगर तोड़ोगे तो 60S और 40S होता है सब यूनिट। ठीक है ना, राइबोसोम का 2 सब यूनिट होता है, एक होता है 50S, एक होता है 30S, यहाँ पे 60S और 40S। ठीक है, अब S का मतलब यहाँ पे सिडबर्ग यूनिट होता है, सिडबर्ग्स यूनिट आपको पता होगा। ठीक है, लोअर क्लासेस की बात है ये भी। अब बात करते हैं सेल वॉल की। तो स्यूडोम्यूरिन किस चीज़ की होती है, स्यूडोम्यूरिन हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, और प्रोटीन देखा था हमने। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है म्यूरिन, ये तो पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, म्यूरिन बोल सकते हो, ये तो पेप्टिडोग्लाइकन। नॉन सेल्यूलोजिक मतलब सेल्यूलोज का नहीं होता। ठीक है ना, तो किस चीज़ का होता है, किस चीज़ का होता है, पता है ना हमें, क्या होता है, म्यूरिन, यहाँ पे म्यूरिन होता है, ये तो पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन एक ही चीज़ है, मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से बता रखा है आपको। अब यहाँ पे क्या होता है, सेल्यूलोज का होता है, ओनली इन प्लांट्स, ऐसा तो नहीं है वैसे। वैसे हाँ ठीक है, इस अगर ऐसे देखोगे सेल्यूलोज का होता है, सेल्यूलोज का सिर्फ प्लांट में होता है, और काइटिन का काइटिन ये होता है फंजाई में। ठीक है, सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन देखने मिलता है, फ्रेगमेंटेशन देखने मिलता है, बडिंग देखने मिलता है, बात की थी हमने, इसमें बाइनरी फिजन देखने मिलता है, और यहाँ पे हमारे मियोसिस और माइटोसिस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है और डीएनए है। ठीक है ना, जनरली बैक्टीरिया में क्या होता है, यू बैक्टीरिया में होता है जनरली सिंगल सर्कुलर क्रोमोजोम, सिंगल होता है, सिंगल एक ही डीएनए होता है, और कैसा होता है, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंड होता है, और कैसा होता है, सर्कुलर, एक ही होता है, बस एक ही होता है। जनरली की बात किया जा रहा है कि कोई एक्सेप्शन है तो कोई बात नहीं है, वो भी कवर होता है, इसलिए हम जनरली यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल क्रोमोजोम होते हैं, मल्टीपल क्रोमोजोम होते हैं, और लीनियर डीएनए होता है, सर्कुलर नहीं होता, मल्टीपल। ठीक है, तो हमने देख लिया ये चीज़। कुछ तो था जो मुझे बताना था, चलो कभी याद आएगा तो, हाँ चलो ये आ गया। हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। ठीक है ना, तो गोल्जी बॉडी का काम देख लो, जैसा प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है, ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है, ग्लाइकोसाइलेशन इज द प्रोसेस बाय विच एक कार्बोहाइड्रेट, देखो ग्लाइको आ रहा है नाम है, ग्लाइको, कार्बोहाइड्रेट इस कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच किया जाता है किस चीज़ से, किसी भी टारगेटेड मॉलिक्यूल से। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन का क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब कि प्रोटीन मॉलिक्यूल में हम क्या जोड़ देंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सॉरी ग्लूकोज क्यों बोल रहा हूँ, प्रोटीन मॉलिक्यूल हम क्या जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे इसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो हो गया आपका ग्लाइकोसाइलेशन। सॉर्टिंग कंपार्टमेंट, ये तो हम इसको बोलते हैं, क्या करता है, पैकेजिंग करता है, और सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन, तो सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन का मतलब है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग ईच इंडिविजुअल प्रोटीन टू स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। जो प्रोटीन बन रहा है, उसको पैक हो चुका है, अब उस प्रोटीन को स्पेसिफिक उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने को, ठीक है, उसको उसकी निर्धारित जगह तक पहुंचाना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको, सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन, कि जो प्रोटीन बन चुकी है, जो पैक हो चुका है, अब उसको उसके डेस्टिनेशन तक, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक डायरेक्ट करना, इसी चीज़ को हम बोलते हैं सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन। तो गोल्जी बॉडी का ये काम था। और कुछ पिक्चर ऐड किया था मैंने, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का, आपको पता है कि जो परऑक्सीसोम है वो प्रोडक्शन एंड ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड करता है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन करेगा तो क्या फॉर्म होता है, H2O प्लस में O2। ठीक है,
और क्या है हमने दिखाया था, हाँ देखो थोड़ा जूम करता हूँ इसको, देखो ये आपके पास क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम की दो सब यूनिट दिख रही है आपको। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना। ये आपके पास मैसेंजर आरएनए को पढ़ते पढ़ते ये क्या बना रहा है, प्रोटीन बन रही है, ये प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन बन चुका। अब प्रोटीन से आपने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया, ठीक है ना। प्रोटीन में आपने कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया, ये तो ये पूरा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये कौन कर रहा है, आपका गोल्जी बॉडी, कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी। और कुछ बताना था इसमें, हाँ एक चीज़ आपको क्लियर करनी थी मुझे, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम दे रखा है ना कि प्रोटीन सिंथेसिस, तो बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, तो ऐसा क्यों लिखा गया है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर होता है राइबोसोम, उसके ऊपर होता है राइबोसोम। तो ये राइबोसोम कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, ये राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है। और ये किस में एंटर कर जाती है प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसलिए यहाँ पे बोल दिया गया कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, मॉडिफिकेशन एंड फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, चलो ये तो ठीक है। लिपिड सिंथेसिस करता है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो समझे इसका मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम, ठीक है। और कुछ था क्या, हाँ ये आपको ये पता है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA, ये आपके क्लास वही है, क्लास 11th की बातें हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पे होता है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में, ATP बनने के दौरान। जैसे आपको आप पता होगा क्या, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, उसके बाद फिर उसके बाद होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है कि हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या करना है, हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ATP निकालना है, ATP डिराइव करना है। तो TCA का कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ पे हो जाता है, TCA का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है कहाँ पे हमारे पास, सॉरी उल्टा बोल गया, जो आपके पास जो आपके पास ग्लूकोज है, जो आपके पास ग्लूकोज है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑफ कार्बन बाय TCA, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ पे हो जाता है, TCA साइकिल में, ठीक है ना। सिट्रिक एसिड साइकिल में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। देखो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में तो ग्लूकोज से बस पायरुवेट बना, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल बनते थे, ठीक है। बट पायरुवेट को फिर फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है, एट द एंड ऑफ TCA साइकिल, ठीक है। आई होप आपको ये लोअर क्लास की थोड़ी बहुत बातें रिकॉल हो रही होगी, ठीक है। और इसमें मुझे कुछ नहीं, ठीक है, कवर कर दिया मैंने। नाउ आ जाते हैं थोड़ी बहुत क्वेश्चन आंसर, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, तो थोड़ा नीचे से कर ले, ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। हाँ एक बार खुद वीडियो पॉज करके ट्राई करो, मैं 2 से 3 सेकंड टाइम देता हूँ, आप वीडियो पॉज करो, 1 2 3 नाउ। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक कोई दिख रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर इसमें कोई दिख रहा है, कैट, तो हाँ जी। पावर हाउस ऑफ सेल, ये सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया को ढूंढो। ऑर्गेनेल दैट कन्वर्ट लाइट इनटू, ये तो सिंपल है, कहाँ है क्लोरोप्लास्ट आपका, ठीक है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्लोरोप्लास्ट ही तो करा था। लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल, आप बात किया था हमने पिछले लेक्चर में ही, ठीक है ना, पिछले लेक्चर में ही बात किया था। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल वॉल, यूकैरियोटिक सेल वॉल कहाँ पाया जाएगा, प्लांट ही हो सकता है। साइट फॉर राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया में पाया जाएगा, ठीक है, सिंपल थी।
आ जाते हैं अब ट्रू फॉल्स पे। सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, फॉल्स। Both animal and plant cell have a cell wall. Both animal and plant cell. Animal cell wall? No. Prokaryotes lack membrane bound organelle. Prokaryotes में membrane bound organelle नहीं होते, ठीक है। All eukaryotes, सारे यूकैरियोट्स आर मल्टी सेल्यूलर। ये तो सबसे पहले हमने बात की, लास्ट लेक्चर में बात की थी, ये फॉल्स है। सारे यूकैरियोट्स मल्टी सेल्यूलर नहीं होते हैं। प्रोटिस्टा याद करो, प्रोटिस्टा, ठीक है, वो यूनिसेल्यूलर है और वो यूकैरियोट्स है। ओनली प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, ये तो वैसे OXY होगा। ओनली प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, फॉल्स। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया हमने पढ़ा था, एनाबिना, नॉस्टॉक एनाबिना, ठीक है। सम ऑफ द ऑर्गेनेल इन यूकैरियोट्स में कंटेन DNA, यस। तो अब आपको बताना है इस लेक्चर में कि अब आप बताओ, चलो तो ये तो ट्रू है कि सम ऑफ द ऑर्गेनेल इन यूकैरियोट्स में कुछ ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो जिसके पास खुद का DNA होता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कौन कौन से ऑर्गेनेल हैं जिनके पास DNA होता है, कौन कौन से ऑर्गेनेल यूकैरियोट्स में DNA कंटेन करते हैं। तो आपको उन 3 ऑर्गेनेल के नाम यहाँ पे बताने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आ जाते हैं। नेम दी सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल दैट आर इनक्लोज्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन। अब आप बताओगे ये क्वेश्चन भी आप बताओगे, तो बताओ। 3 ही ऐसे हैं, ठीक है, 3 है, 1 2 3, 3 सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल है जो क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। वो उसके आपको नाम कमेंट सेक्शन में देना है मुझे। नेम दी सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल दैट इन्वॉल्व इन दी फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ये भी आप बताओ। सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्सिसोम, synthesis and modification of folding, modification and folding of protein। तो सिंथेसिस अगर सिर्फ बोलता तो हम बोलते राइबोसोम, बट यहाँ बोला मॉडिफिकेशन भी कर रहा है और फोल्डिंग भी कर रहा है, तो हम बोल देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ ही क्यों, क्योंकि रफ वाले के पास ही तो आपके पास राइबोसोम होता है, और राइबोसोम होगा तो सिंथेसिस कर पाएगा। ग्लाइकोसाइलेशन एंड सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन, तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपके पास क्या, गोल्गी बॉडी। तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, प्लास्टिड, ये तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सेल एज ए एक्सपेरिमेंटल मॉडल। एक लेक्चर लगेगा मुझे, एक लेक्चर लगेगा, लगभग 1 घंटे का हो सकता है, ज़्यादा लंबा खिंच जाए, बट इस चीज़ को मैं एक लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करूँगा। ओनली 1 लेक्चर, एक लेक्चर आपको देना है मुझे, ठीक है। वो लेक्चर आज नहीं आने वाला है, वो लेक्चर कल आएगा। कल बेसिकली 2 लेक्चर आएगा, ठीक है। तो एक लेक्चर में मैं ये कवर करवा दूंगा और हम यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में सारे आंसर्स जो मैंने क्लास के दौरान पूछे, आप उसके आंसर ज़रूर बताएं, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के दौरान, जहाँ हम बात करेंगे सेल्स एज एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।